नमस्कार व्यूअर्स, चूँकि आप इस YouTube चैनल पे आ चुके हैं तो इसका मतलब आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर होगा और वो ये होगा कि ऐसी क्या बात है इस फार्मास्यूटिकल कंपनी में कि ये पिछले 2-3 दिनों में 20 से 30% के बीच ग्रो कर गया। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइसेस इतने भाग रहे हैं और क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना अभी इस वक्त में कर देना चाहिए या मुझे वेट करना चाहिए इसके कम होने का। तो ये सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे एज एन इन्वेस्टर या अगर आप स्टॉक मार्केट पे अपनी नज़र रखते हैं तो। बट प्रॉब्लम क्या है कि नेटको जैसी कंपनी को बहुत सारे एनालिस्ट कवर नहीं करते, इसलिए इन्फॉर्मेशन जो है ओपन सोर्स में बहुत कम मिलते हैं। तो आप एक्चुअली में कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे मैं इसका वैल्यूएशन करूं। अगर आप फाइनेंस प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए ये आसान हो जाती है। आप एक इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख सकते हैं और कुछ हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंपनी का वैल्यूएशन कितने के आसपास होना चाहिए। बट अगर आप आम इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में हर तरह के लोग पैसे लगाते हैं, तो आपके लिए थोड़ा और डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है। तो मैं ये जो वीडियो बनाया हूँ आप वैसे लोगों के लिए बनाया हूँ जिनका फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है और वो नहीं समझ पाते कि एक्चुअली में ये इस वक्त में इसका फंडामेंटल कैसा है नेटको का और क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि नेटको की अभी की कंडीशन क्या है, शेयर प्राइसेस के भागने के रीज़न क्या है और कब हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी रुकना चाहिए या इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कितना अपसाइड पोटेंशियल है और अभी उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एज़ यूजुअल आप लोग इस डिस्क्लेमर को देखिए ध्यान से और अपने वीडियो को पॉज करके इसे पढ़िए। तो जैसा कि आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया है, अब आते हैं हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो नेटको फार्मा जो है एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि फिनिश डोजेज ऑफ फॉर्मुलेशंस बनाती है और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी बनाती है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या एपीआई उसको बोलते हैं जिससे आगे ड्रग तैयार किया जाता है। और ये जो कंपनी है ये जानी जाती है स्पेशली ऑन्कोलॉजिकल ड्रग्स के लिए, और ऑन्कोलॉजी में ये दोनों तरह के ड्रग्स बनाती है, जो इंजेक्शन के थ्रू कीमो में यूज़ किया जाता है वैसे ड्रग्स एंड जो ओरली यूज़ किया जाता है वैसे ड्रग्स। ये कंपनी हेपेटाइटिस सी का भी ड्रग बनाती है और यही सब जो इसके ड्रग्स हैं वो इसके रेवेन्यू के स्ट्रीम्स हैं। कंपनी जैसा कि बाकी सारे केसेस में भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के साथ साथ उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या हैं। तो अभी इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑन्कोलॉजी और अदर थेरेपेटिक ड्रग्स में हैं। अभी ये एग्रीकल्चर में भी कुछ प्रोडक्ट्स लेके आने वाली है, उसका अप्रूवल इसे मिल गया है। कंपटीटर्स कौन कौन से हैं? तो इस कंपनी के कंपटीटर्स अदर फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडियंस स्पेशली, जैसे कि सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, डिवीज लैब, ये सारे कंपनी जो है इसके कंपटीटर्स हैं। कस्टमर कौन होगा? कस्टमर इंडिविजुअल्स होंगे, वो ऐसे लोग जो इसके ड्रग्स को यूज़ करते हैं। और अगर ये एग्रीकल्चर में घुसेगी तो एग्रीकल्चरल अगर केमिकल्स बनाएगी तो उसमें फिर फार्मर्स भी इसके कस्टमर हो जाएंगे। अभी जो बिजनेस सिनारियो हो वो कैसा है? तो अभी जो कंपनी का जो 4th क्वार्टर का रिज़ल्ट अभी पब्लिश नहीं हुआ है, तो 4th क्वार्टर का रिज़ल्ट एक्चुअली ज़्यादा लाइट दे पाएगा कि आगे बिजनेस कैसी रहेगी। बट 3rd क्वार्टर काफ़ी इनकरेजिंग नहीं था और पिछले 2 ईयर्स के कंपैरिजन में जो ये फाइनेंशियल ईयर है जो अभी एंड हुआ है वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे स्लाइड्स पे लिखा हुआ है कि फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट्स वाज इम्पैक्टेड बाय द लोअर सेल्स ऑफ टैमीफ्लू। और आपको पता है कि टैमीफ्लू जो होता है वो यूज़ किया जाता है फ्लू में। यूएस में फ्लू के सीज़न इस बार वैसे नहीं थे, स्पेशली बिकॉज कोरोना ने सारे फ्लू को सबसाइड कर दिया है। तो चूँकि बहुत सारे लोग कोरोना से ही परेशान थे और वीक फ्लू का सीज़न रहा है इस बार यूएस में, तो सेल्स उतने नहीं हुए। और सेम सिचुएशन इंडिया में भी रहा, ब्राज़ील और कनाडा में भी सेम सिचुएशन रहा। इनफैक्ट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में सिचुएशन सिमिलर ही था। तो जो नॉर्मल फ्लू होते थे वो हुए नहीं और पूरे दुनिया जो है कोरोना में ही परेशान है। इंडिया बिजनेस जो था उसमें रेवेन्यू में डी ग्रोथ हुआ है FY21 में, और उसमें ऑन्कोलॉजी और हेपेटाइटिस सेगमेंट में भी सेल्स उतने नहीं हुए जितने होते थे। अभी जो कंपनी है, जैसा कि मैं पहले बताया आपको, कंपनी को एक अप्रूवल मिला है अभी एग्रो केमिकल प्रोडक्ट के लिए। तो कंपनी के एग्रो केमिकल प्रोडक्ट्स अगर आ जाएंगे तो देन दे विल स्टार्ट सेलिंग देयर प्रोडक्ट इन द एग्रीकल्चरल मार्केट।
जो कंपनी की सबसे बड़ी बेट है वो है रेवलीमीट। ये जो है ये कंपनी बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी इसका अप्रूवल लेने के लिए यूएस में, और जो आगे के ग्रोथ हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो अभी आप सोच रहे थे कि ये कंपनी के शेयर इतने क्यों बढ़ रहे हैं, तो उसमें पार्शियली इसका भी हाथ है। ये जो अप्रूवल की कोशिश कर रही थी गवर्नमेंट के साथ, यूएस के गवर्नमेंट के साथ, उसको अभी ये अप्रूवल मिल गया है। तो इस कंपनी के पास बहुत सारे ड्रग हैं पाइपलाइन में, करीब करीब 20 प्रोडक्ट हैं डिफरेंट एरियाज़ में। और फार्मास्यूटिकल कंपनी का वैल्यूएशन उसके पाइपलाइन में कितने प्रोडक्ट हैं और कितने प्रोडक्ट को अप्रूवल मिल गया उसी के बेसिस पे होता है। तो उस बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो चूँकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड कंपनी है, काफ़ी इन्वेस्ट करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो इस कंपनी की वैल्यूएशन अभी और इम्प्रूव होने की चांसेस हैं। जैसा कि मैं बताया कि रेवलीमीट का जो अभी अप्रूवल है वो उसे मिल गया है, और अभी ये रिसेंटली इसी वीक में मिला है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस जो है स्काई रॉकेट कर रही है अभी। आप न्यूज़ में देखिए तो न्यूज़ में 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो तीनों इसी वीक आए हैं, तो 2-3 दिनों के अंतराल में, ठीक है। एक वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहला न्यूज़ है कि दिस कंपनी रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द यूएस हेल्थ रेगुलेटर फॉर जेनेरिक वर्जन ऑफ मल्टीपल मेलोमा ड्रग, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने दिया हुआ है रेवलीमीट, बट उसका जो केमिकल नेम है वो है लेनालिडोमाइड। ये कैप्सूल के फॉर्म में बेचते हैं और उसका यूएस में अप्रूवल मिल गया। तो आपको पता है कि अगर यूएस के ड्रग रेगुलेटर ने अप्रूवल दे दिया तो ऑलमोस्ट इंटायर वर्ल्ड में आपको करीब करीब मिल जाता है। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो था उनके लिए वो अभी हट गया है। तो इसीलिए इस कंपनी की वैल्यूएशन अचानक से बढ़ गई है, क्योंकि इसके अभी मायने बहुत स्ट्रॉन्ग है, आगे के जो ग्रोथ है इस कंपनी का वो इसी ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है। देन द सेकेंड जो न्यूज़ है जो इस कंपनी के फेवर में आई है वो है कि कंपनी ने एक फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। एक मोलनुपिराविर करके एक कैप्सूल है, उसके लिए ये कोविड के केसेस में यूज़ की जाएगी, जो माइल्ड एंड मतलब एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उसमें ये यूज़ की जाएगी। जैसे कि फैबीफ्लू है उसी टाइप की एक ये भी दवाई है, और इसका आपको पता है कि अभी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, मतलब बहुत लोग इसको खोज रहे हैं, मिलते नहीं हैं इस तरह के ड्रग्स, काफ़ी ब्लैक हो रहे हैं स्पेशली इन इंडिया। तो उस केस में इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। और जो तीसरी न्यूज़ है वो भी पैंडेमिक से जुड़ी हुई न्यूज़ है, और जैसा कि आपको दिख रहा है कि DCGI जो है, जो इंडियन रेगुलेटर है ड्रग की, उसने इनको अप्रूवल दिया हुआ है कि आप अभी अपना एंटी फंगल ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं, जो कि ब्लैक फंगस के केस में यूज़ होगा, ठीक है, एज एन इंजेक्शन। तो अभी आपको पता है कि ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ रहे हैं आफ्टर कोरोना। ब्लैक फंगस इज अनदर एपिडेमिक दैट इज़ एक्चुअली इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हियर इन इंडिया। तो अभी बहुत लोग इससे वरीड हैं, और आपको पता है कि आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 5500 केसेस इंडिया में ऑलरेडी इसके डिस्कवर हो चुके हैं, और इसके भी जो ड्रग्स हैं उसकी कमी महसूस की जा रही है। तो ये कंपनी को अभी नोट मिला है कि भाई आप प्रोडक्शन चालू करिए इस ड्रग का। तो ये तीनों जो न्यूज़ हैं इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, क्योंकि ये तीनों ही इसके बिजनेस को बूस्ट करने वाले न्यूज़ हैं। और इसी वजह से आपको दिख रहा है कि पिछले 2 दिनों में कंपनी के शेयर प्राइस 20% से ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फाइनेंशियल समझते हैं। ये तो हो गई न्यूज़ से रिलेटेड जो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस थी। अब हम लोग क्वांटिटेटिव में घुसेंगे और फाइनेंशियल समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप क्वार्टर वाइज कंपैरिजन करेंगे, अभी आपके पास करेंट क्वार्टर का कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो अभी का जो मार्च में एंड हुआ है क्वार्टर, उसका आपके पास कोई रिजल्ट नहीं है। तो हम लोग सिर्फ क्वार्टर 3 और FY20 का और FY21 का कंपेयर करेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे डी ग्रोथ हुआ है सेल्स में, 482 से 355 हुआ है, ठीक है। और इबिट्टा में भी डी ग्रोथ हुआ है, चूँकि सेल्स भी कम हुआ है तो इबिट्टा भी कम हुआ। इबिट्टा मार्जिन भी एक्चुअली ख़राब हुआ है। यहाँ पे इबिट्टा मार्जिन के ख़राब होने के रीज़न ये भी हो सकते हैं कि स्केल इफेक्ट होता है हर कंपनी में। तो अगर आपका सेल्स ही कम हो गया तो स्केल की वजह से कुछ जो कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड होती है, वो आप कम नहीं कर सकते, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो ऑब्वियसली कम होगी क्योंकि आपके सेल्स कम हो रहे हैं, और उस केस में आपको क्या है इबिट्टा मार्जिन गड़बड़ हो जाते हैं। तो जो इबिट्टा मार्जिन इनका करीब 26% था क्वार्टर वाइज, वो 23% हो गया। अब अगर आप ईयर ऑन ईयर करेंगे कंपैरिजन, मतलब सिर्फ 2 क्वार्टर के रिजल्ट का, तो उस केस में आपको देखिए निगेटिव में इनको मिला है 26.3%, 35.9%, तो 350 बेसिस पॉइंट के आसपास का इबिट्टा मार्जिन में प्रॉब्लम आया है।
एंड सेम यू कैन सी कि उनके प्रॉफिट में भी उसी टाइप के करीब करीब मार्जिन में नुकसान हुए। तो 31% के आसपास डाउन हुआ है इनका प्रॉफिट क्वार्टरली। ठीक है, अब एनुअल कंपेयर करते हैं। एनुअल अगर आप कंपेयर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एनुअली ये कितना अच्छा कर रही है। तो 9 मंथ FY21 का और 9 मंथ FY20 का हम लोग कंपेयर करते हैं। तो FY21 9 मंथ का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, मतलब उतनी बुरी नहीं है। पिछले से कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो अच्छा हुआ है सेल्स। FY20 में 1460 था, FY21 में 1720 था। इसका मतलब ये है कि पीछे के जो 2 क्वार्टर थे, क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2, वो काफ़ी अच्छे रहे, क्वार्टर 3 खराब है। अब उसी हिसाब से EBITDA भी इसके पिछले साल के हिसाब से ठीक है, मतलब इसमें 17.8% का ग्रोथ है, EBITDA में 16.7%। जितना सेल्स ग्रोथ है उतना ही करीब करीब EBITDA में ग्रोथ है। और EBITDA मार्जिन में अगर आप देखेंगे तो EBITDA मार्जिन करीब करीब सेम मेंटेन किया हुआ है कंपनी, ठीक है ना, 31.1 और 30.8, तो इट इज़ सेम मोर और लेस। और अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे कि कितना हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 12.6% का ग्रोथ दिख रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। एंड अगर आप रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखेंगे तो उसमें भी 6.7% का ग्रोथ दिख रहा है। कंपेयर अगर आप फाइनेंशियल करेंगे तो कंपनी के मतलब फाइनेंसेस इतने ख़राब नहीं है। जस्ट क्वार्टर 3 जो था वो उतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि इनके सेल्स इम्पैक्ट हो गए क्वार्टर 3 में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ईयरली कंपेयर करते हैं। तो अगर आप ईयरली कंपेयर करेंगे तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। 2016 से 2020 में इसने अपने सेल्स को करीब करीब दुगना कर दिया, 1000 से 2000 तक पहुंच गई। आप ये देखिए 2016 में सेल्स कितनी थी और 2020 में कितनी, तो 4 साल में कंपनी का सेल्स दुगना हो गया। उसी तरह से अगर आप देखेंगे कि इसकी EBIT जो है 224 से यहाँ पे 590 हो गई, तो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। ठीक है, और नेट प्रॉफिट जो है 153 से हो गई 458, सो इट इज़ 3 टाइम्स इंक्रीज। तो इसका मतलब है कि कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है लास्ट 4 ईयर में अगर आप देखेंगे तो। एंड इट हैज़ ए वेरी गुड ग्रोथ रेशियो। तो ग्रोथ रेशियो के लिए मैंने यहाँ आपको 3 साल का CAGR दिखाया है। तो अगर मार्च 2016 में देखेंगे तो 25% से ग्रो कर रही थी, 17 में 65% ग्रो किया। मैंने सेल्स के यहाँ पे हम लोग सेल्स की बात कर रहे हैं। 2018 में 62% एंड 2019 में 41%, तो इट्स अ ट्रेमेंडस ग्रोथ। ठीक है, सेल्स में। और उसी तरह से प्रॉफिट में देखेंगे तो 52% का प्रॉफिट ग्रोथ था, यहाँ पे 122% का ग्रोथ था, यहाँ पे 131% का, यहाँ 104% का। सिर्फ मार्च 2020 जो है वो आपको थोड़ा सा निगेटिव दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे इनके परफॉर्मेंस थोड़े इम्पैक्ट हुए हैं। ठीक है, तो आगे कंपनी कैसा करेगी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कंपनी वापस से इस लेवल पे आएगी, इस वाले ग्रोथ लेवल पे। प्लस अभी चूँकि 3 जो नए न्यूज़ आए हैं तीनों ही अच्छे न्यूज़ हैं इसके लिए, तो हमको लगता है कि इस लेवल को भी कंपनी बीट करेगी। तो ग्रोथ रेट विल अगेन गो बैक टू सेम। प्रॉफिट वाला जो है वो करीब करीब 100% ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगी कंपनी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए। एंड सेल्स करीब करीब 30-35% के आसपास आगे ग्रो करेगा। ठीक है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। जो क्वालिटेटिव न्यूज़ आए हैं उसके क्वांटिटेटिव नंबर्स अभी आगे चल के आपको पता चलेंगे। हम लोग कंपेरेबल्स देख लेते हैं जो इनके कंपटीटर्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप नेटको फार्मा का देखिए कि मार्केट कैप जो है वो कैसा है एंड इसके रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे हैं, 1 ईयर का परफॉर्मेंस। और इनके अगर आप कंपटीटर्स को देखेंगे तो कंपटीटर्स को देखिए 47.20, 76.6, 35.43। सो इन सब से अच्छा कर रही है अगर पीयर कंपैरिजन करेंगे 1 ईयर परफॉर्मेंस को। और नेट प्रॉफिट तो ऑब्वियसली इसके स्केल्स उतने बड़े नहीं हैं तो उतना प्रॉफिट भी नहीं करती है कंपनी। अगर आप देखेंगे कि ये भी ठीक ठाक है, मतलब अगर 1915 सेल्स में 458 का प्रॉफिट है तो इट्स नॉट बैड। इनके 32,000 में 4,000 के हैं। ठीक है, तो चूँकि सेल्स ही इसका कम है इस कंपनी का, इट इज़ स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू अदर्स, तो प्रॉफिट भी कम ही रहेगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि इतना कुछ सुनने के बाद आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि आखिर करना क्या है, हमको ये स्टॉक खरीदना है या नहीं खरीदना है, और अगर खरीदना है तो कब खरीदना है। तो ये सिंपल शब्दों में अगर कोई समझा दे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। बट वही बोलते हैं कि सिंपल शब्दों में शेयर मार्केट को समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। तो हम टेक्निकल की जगह समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक कितनी आगे जाएगी। ठीक है, तो ये आपके सामने जो दिख रहा है स्क्रीन, ये हम 3 महीने का इसका डेटा निकाले।
ये ग्रीन कैंडल दिख रहा होगा आपको और ये है रेड कैंडल। दोनों में फ़र्क इसलिए है कि जो ग्रीन कैंडल है वो न्यू जाने से अचानक से यहाँ से स्पाइक करके ऊपर गया और रेड कैंडल एक्चुअली ब्लॉक डील से शुरू हुआ, ठीक है। तो इस स्टॉक के ऊपर एक ब्लॉक डील हुआ जो कुछ इस प्राइस पे ब्लॉक डील हुआ 1188 के आसपास में मॉर्निंग में। मतलब ब्लॉक डील तो 1100 समथिंग पे हुआ था, बट मॉर्निंग का जो रिटेल शुरू हुआ वो 1188 के आसपास शुरू हुआ एंड देन इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही प्राइस पे हो गया था और इन्वेस्टर ये सोच रहे थे कि पता नहीं इतना प्राइस देना इस कंपनी के लिए ठीक है या नहीं। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि इसको खरीदे तो आखिर कितने में खरीदें। तो देखिए आपको RSI वैल्यू यहाँ पे दिख रहा होगा कि इट इज़ 81.66, ठीक है। तो ये जो अभी दिखा रहा है वो अभी पूरी तरह से सैचुरेट नहीं हुआ है और ये कल को और थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है अभी, एक तो ये स्क्रीन है, यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा है, और दूसरा स्क्रीन यहाँ से देखिए, इसमें मनी फ्लो जो है अभी सैचुरेट नहीं हुआ है। मनी फ्लो करीब करीब 82.39 पे है, बट इस तरह का सैचुरेशन अभी नहीं बना है मनी फ्लो में। मतलब अभी और भी इसमें इस स्टॉक में पैसे आएंगे। सो यू हैव टू जस्ट वेट कि ये मनी फ्लो किधर जाता है। इफ़ इट इज़ मेकिंग ए स्ट्रेट लाइन यू कैन एंटर, और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। ये अभी 1086 पे चल रहा है ये स्टॉक, तो इट इज़ गोइंग टू कम डाउन। यस, सो टुमारो इट विल कम डाउन अराउंड, इट विल कम टू 1050 के आसपास, ठीक है। तो आप इसको वेट करिए, यू बाई इट अराउंड 1050 एंड होल्ड इट टिल 1200। सो दिस स्टॉक इज़ गोइंग टू गो टू 1200। एक इसमें कैवियट है, वो कैवियट आपको नज़र रखना चाहिए, इस कंपनी के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। सो एज सुन एज रिजल्ट विल कम, ये एक्सपेक्टेड है कि जो इस क्वार्टर का रिजल्ट आएगा वो दैट विल बी एक्चुअली स्लाइटली इज एक्सपेक्टेड कि थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। तो उसकी वजह से थोड़ी सी मॉडरेशन आएगी प्राइसेस में। तो यू विल हैव टू बी रेडी कि अभी ख़रीदना है स्टॉक को या उस रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद ख़रीदना है। बट अगर आप अभी ख़रीदना चाह रहे हैं तो यू कैन बाई, उस रिजल्ट का उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा इफ़ यू आर ट्राइंग टू होल्ड इट फॉर सम टाइम इन फ्यूचर, मतलब 6-8 महीने के लिए, बिकॉज दिस स्टॉक इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई योर मनी। इसके ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छे होने वाले हैं इस फार्मास्यूटिकल कंपनी के, क्योंकि आप पीछे भी देख चुके हैं कि करीब करीब ये जो इसके नेट प्रॉफिट है करीब करीब 100% से ग्रो की है। तो ये इस कंपनी के स्टॉक अच्छे रहने वाले हैं। सो अगर आप अभी इन्वेस्ट करोगे तो आई थिंक कि 8-9 महीने में इट विल गिव यू अराउंड 1200 प्राइस पॉइंट, अगर 1050 पे आप अगर एंटर करोगे तो, ठीक है। 8-9 महीने का मैं टाइम दे रहा हूँ, दैट इज़ कंजर्वेटिव, बट इट कैन इवन टच विद इन 4-5 मंथ्स। और अगर किसी तरह से ये क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा अच्छा आया तो इट विल बी इवन बेटर। तो मतलब इस क्वार्टरली रिजल्ट के बाद ही अगर थोड़ा अच्छा ना करके अगर 100 भी आया, नॉर्मल रिजल्ट भी, न्यूट्रल रिजल्ट भी अगर आता है तो भी इस कंपनी के स्टॉक जो हैं वो ऊपर की तरफ ही भागेंगे। और उस केस में जो मैं टाइमलाइन आपको 6 महीने का दे रहा हूँ, 6 से 8 महीने का, दैट विल एक्चुअली रिड्यूस बाई 2-3 मंथ। तो आपको 2-3 महीने में ही 1200 का प्राइस पॉइंट ये टच कर जाएगा। तो आई थिंक आई हैव गिवन यू अ फेयर आइडिया, देन योर जजमेंट एक्चुअली will be more important here, so you can take your call from here now. Thanks for watching, and if you have any question, technical or fundamental, you can just write in the comment box below. I will reply to your questions. Thank you and bye bye. Take care.